आइए सुनते हैं अमृता प्रीतम की कहानी आत्मकथा। कहानी वाली सोनम की आवाज में। मेरे ऊपर धड़ साबुत है, पर मेरी टांगे चूहों ने काट ली है, इसलिए मैं जहां पड़ा हूं वहां से हिल नहीं सकता। मेरी दाईं ओर खरबूजों के कुछ छिलके पड़े हुए हैं, बाईं ओर बासी रोटी का एक टुकड़ा, और मेरे आगे पीछे किसी ने झूठे बर्तन साफ करके राख बिखेर दी है। अभी अभी भूख की मारी हुई एक गाय इधर से गुजरी है। उसने अपनी जिह्वा से मुझे सिर से पैर तक चाटा और फिर मुझे एक बेकार चीज समझकर छोड़ दिया। खरबूजों के छिलके उसे बड़े काम के लगे। काफी छिलके उसने एक बारगी मुंह में समेट लिए। फिर एक मरियल सा कुत्ता आया और अपनी पूंछ हिलाते हुए मुझे सिर से पैरों तक सूंघा। उसे भी मैं बिल्कुल व्यर्थ सी चीज लगा और वो मेरे पास पड़ी हुई रोटी के टुकड़े चबाने लगा। फिर मुंडेर पर बैठा हुआ कौवा मेरी तरफ इस तरह आया जैसे किसी गोरी ने अपने प्यारे की प्रतीक्षा करते हुए उसके लिए चूरी डाल दी हो। पर मुझे चोंच मारते ही कौवे का भ्रम जाता रहा और वो मुझे छोड़कर मेरे इर्द गिर्द बिखरी हुई राख में से चनों को खोजने लगा। इस तरह मैं जहाँ पड़ा हुआ था वहीं पड़ा हुआ हूँ। मरते समय या तो लोग दान पुण्य करते हैं या वसीयत करते हैं, पर मैं क्या करूं? और साथ ही मैंने जिंदगी में कोई पाप भी नहीं किया कि मरते समय जल्दी से कोई पुण्य कर लूं, और ना ही मेरी कोई संतान है जिसके नाम पर मैं वसीयत करूं। और साथ ही मैंने जिंदगी में लोगों की मेहनत को चुराकर कोई खजाना भी नहीं भरा कि मरते समय किसी भाई भतीजे को उसकी रखवाली पर बिठा जाऊं। हाँ, कई लोग मरते समय अपनी आत्मकथा लिखते हैं, वो मैं लिख सकता हूँ। भले ही मैं जानता हूँ कि मैं दुनिया का कोई महापुरुष नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली सा नक्शा हूँ, एक छोटे से घर का नक्शा। पर ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं गांधी की तरह आदर्शवादी हूँ, गोरकी की तरह यथार्थवादी और रूसो की तरह स्पष्टवादी। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मुझे मरने से पहले अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए। मेरे मालिक ने मुझे इस स्थान पर फेंकते समय अपनी वो कॉपी भी साथ ही फेंक दी है जिस पर वो मोहब्बत के गीत लिखा करता था और जिसमें अब भी कई पृष्ठ खाली हैं। और उसने अपनी कलम भी फेंक दी है जिसमें अब भी काफी स्याही भरी हुई है। सो मैं इसी कलम से इसी कॉपी के खाली पृष्ठों पर अपनी आत्मकथा लिखता हूँ। एक बार एक अत्यंत सुंदर मर्द ने एक अत्यंत सुंदर औरत को देखा था और उसका दिल अपने हाथ में एक पेंसिल लेकर कुछ लकीरें खींचने लग गया था। बस यही लकीरें मेरी लकीरें थीं, एक छोटे से घर के नक्शे की लकीरें। वो रोज रात को सपनों में इन लकीरों को संवारता रहता था कि एक दिन वर्दी पहनकर उस स्थान पर जाना पड़ा जहाँ दिन रात बंदूकों की आवाज आती रहती थी। लोगों की चीत्कार से मेरे कान फटते थे। फिर भी मैंने अपने मालिक के जहन में एक कोना ढूंढ लिया था जहाँ मैं चुपचाप पड़ा रहता था। एक दिन मेरे मालिक की खूबसूरत छाती में एक गोली आ धंसी और वो तड़पते हुए मुझे कहने लगा, तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, इस बारूद के धुएं में तुम्हारी सांस घुट जाएगी। तुम वहाँ चले जाओ जहाँ कोई किसान हाथों से बीज बिखेरते हुए जिंदगी के सपने उगाता है, और वहाँ जहाँ कोई मजदूर सिर पर टोकरी उठाए जिंदगी के सपनों का निर्माण करता है। मैं अपने मालिक की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए युद्ध के मैदान से भाग आया और एक छोटे से गांव में एक किसान के पास चला गया। किसान ने मेरे साथ हंसकर दुआ सलाम भी न की। अपने पैरों में टूटी हुई जूती डालते हुए कहने लगा, सिर पर उधार चढ़ाकर तो मैंने बीज खरीदा है, मुझसे तो लगान भी नहीं चुकाया जाता। मुझे तुम्हारा क्या करना है? मेरी लड़की खजूर जितनी बड़ी हो गई है, अगर मैं किसी तरह उसी का भार उतार पाया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तुम भाई किसी और आदमी के पास जाओ। थका टूटा मैं एक सुंदर शहर में चला गया। मैं एक बड़ी सी मिल के मजदूर के पास पहुंच गया। मजदूर ने मेरे साथ सलाम भी न की और अपने फटे हुए कुर्ते से हाथ पोंछते हुए कहने लगा, हमारी मिल में छटनी होने वाली है और मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा कि मैं कल दाल चावल कहाँ से लाऊंगा। मैं तुम्हारा क्या करूँगा? मेरा छोटा बच्चा कई दिनों से बीमार पड़ा है, अगर मैं उसके लिए कहीं से दवा भी ला पाया तो बड़ी बात होगी। तुम भाई किसी और आदमी के पास जाओ। मैं खेतों में से निकलता हुआ और मिलों में से दुत्कारा हुआ सांस लेने के लिए एक नदी के किनारे जा बैठा। इतनी देर में मैं देखता हूँ कि जरा हटकर एक वृक्ष की छाया में एक बुजुर्ग आदमी आसमान की ओर हाथ उठाकर कह रहा था, अल्लाह पाक, शुक्र है तुम्हारा कि मेरा बेटा जवान हो गया
मेरे हाथों का सहारा बन गया। उसकी हक की कमाई को बरकत देना। मुझे लगा कि मैं जिस आदमी की खोज में था मुझे मिल गया। मैं जल्दी से उस बुजुर्ग के पास चला गया। वो मुस्कुराया और कहने लगा, बस यही मेरी ख्वाहिश है कि एक कमरे में मेरा बेटा और उसकी बहू बसते हों और मैं छोटे से दालान में बैठा पोते को खिला रहा हूँ। बुजुर्ग ने अपने दिल का दरवाजा खोला और मैं जल्दी से अंदर चला गया। ये बुजुर्ग बहुत जुक्ती था। उसका बेटा जब महीने के बाद वेतन लाकर उसकी तली पर रखता, वो आधे पैसे गुथली में डाल देता और आधे पैसों में गृहस्थी चलाता। मुझे भी आशा बंध गई कि थोड़े से महीनों में या थोड़े से वर्षों में मेरी जून संवर जाएगी। वो बुजुर्ग कहीं सस्ती सी जमीन का एक टुकड़ा भी खोजने लगा और अपने बेटे के लिए किसी अच्छी सी लड़की का रिश्ता भी पूछने लगा। फिर जाने क्या हुआ, शहर भर में चाकू और छुरियां चलने लगे। पुलिस के आदमी जब उस बूढ़े को बचाने आए तो कहने लगे, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से एक काफिला जा रहा है, हम तुम्हें काफिले में छोड़ आते हैं। वो बुजुर्ग अभी हैरान होकर सिपाहियों की ओर देख ही रहा था कि मैंने उतावला होकर कहा, मेरा क्या बनेगा? आप शायद जानते नहीं कि इस बेचारे बूढ़े ने मेरे लिए थोड़ी सी जमीन भी ढूंढ रखी है, बस थोड़े से महीनों में। पुलिस वाले हंसने लगे और कहने लगे, पगले, अगर तुम अपना भला चाहते हो तो किसी हिंदू के दिमाग में जा बैठो। वो बूढ़ा तो मुसलमान है। मुझे पुलिस की बात समझ न आई और मैंने अपनी बात को भी स्पष्ट समझाने के लिए कहा, बड़ा ईमानदार बूढ़ा है, इसका बेटा भी खून पसीना करके कमाता है। अब पुलिस वालों ने मेरी बात भी ना सुनी और उस बुजुर्ग और उसके बेटे को हाथ से पकड़कर काफिले में छोड़ आए। बुजुर्ग ने मुझे सलाह दी, सच कहते हैं ये पुलिस वाले, जिस जगह मेरा बाप जन्मा पला और जवान हुआ, जहाँ मैं जन्मा पला और जवान हुआ, जहाँ मेरा बेटा जन्मा पला और जवान हुआ, अगर वो भूमि ही मुझसे छिन गई तो मुझे तुम्हारा क्या करना है? तू किसी हिंदू के दिमाग में जा बैठ। उस बुजुर्ग की ढलती उम्र में मुझे उसके दिल से निकल जाना बहुत बुरा लगा और उसके दिल के एक कोने में बैठकर उस काफिले के साथ चल दिया। अभी बहुत दूर नहीं गए थे कि उस काफिले पर हमला हुआ और उस बुजुर्ग का जवान बेटा मार दिया गया। बेहाल होते हुए मुझसे कहने लगा, अब मैं तुझे भला क्या करूंगा? जो धरती मेरे बेटे के खून की प्यासी हो गई, उस धरती पर मुझे कोई घर नहीं चाहिए। और उसने बलपूर्वक मेरा हाथ पकड़कर मुझे दूर फेंक दिया। जिस ओर ये काफिला जा रहा था उस ओर से एक काफिला आ भी रहा था। मुझे उदास और निराश होते देखकर उस बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, जाओ, मैं अल्लाह के नाम पर तुम्हें उनके हवाले करता हूँ। वो देखो, सामने हिंदुओं का काफिला आ रहा है, हमारी ही तरह उजड़ा और उखड़ा हुआ। तुम किसी अच्छे से हिंदू के मन में जाकर बस जाओ। जाओ मेरे अजीज। मैं उस बुजुर्ग की बात न टाल सका और मैं इस काफिले को छोड़कर उस काफिले में चला गया। एक मर्द अपने इर्द गिर्द के लोगों को दिलासा दे रहा था, हमारी हिम्मत नहीं जानी चाहिए, हमारी जान सलामत है, हमारा जहान सलामत। क्या हुआ हमारे सिरों पर छत नहीं, हमारे हाथों में मेहनत बसती है। मैं झट से उस मर्द के पास गया और उसके हाथों को चूम लिया, जिन हाथों में से मेहनत की खुशबू आ रही थी। सूर्य छिपा ही था कि सारे काफिले में कुलकुलाहट मच गई। हमलावर आए और उस काफिले की कई औरतों को उठाकर ले गए। लोगों को दिलासे देने वाला मेरा मालिक अपना सिर पकड़कर मुझसे कहने लगा, बंधु, तुम जाओ, जो भी राह तुम्हें ओट ले, तुम मेरे भाग में नहीं हो। जिस धरती पर मेरी औरत छिन गई, उस धरती पर मेरा घर नहीं बस सकता। और उसने मुझे एक मरे हुए बच्चे की तरह अपने हाथों से एक ओर फेंक दिया। मैं घूमता भटकता रहा। मैं उस आदमी की कोठरी में गया जिससे उसका मकान मालिक इसलिए गाली गलौज करता था कि वो कोठरी का किराया नहीं बढ़ा सकता था। मैं उस आदमी की कोठरी में भी गया जो प्रभात के समय जब एक गीत लिखने लगता था तो ऊपर की मंजिल पर रहती एक औरत जोर जोर से मसाला पीसने लग जाती थी। मैं उस आदमी की कोठरी में भी गया जिसका पड़ोसी रोज रात को शराब पीकर आता था और उसकी जवान बेटी को बड़ी बेशर्म आंखों से घूरता था, और वो आदमी कोठरी न बदलने के लिए मजबूर था क्योंकि इतने कम किराए पर और कहीं कोठरी नहीं मिल सकती थी। मैं उस आदमी के कमरे में भी गया जिसकी औरत निचली छत से पानी की बाल्टियां भरकर ऊपर लाती थी और जिसका 3 महीने का हमल गिर गया था। पर इन सब लोगों में से किसी ने मेरे साथ आंख न मिलाई। इन कोठरियों के झुरमुट में ही एक और कोठरी भी थी
जहाँ दिन रात पुस्तकें पढ़ते रहने वाला एक बाका नौजवान रहता था। मुझे पता चला कि माँ ने अपने अंग अंग का गहना बेचकर इसको पढ़ाया और अब इसे कोई ना कोई रोजगार मिलने ही वाला है। और साथ ही मुझे मालूम हुआ कि इस नौजवान को अपने कॉलेज में पढ़ती एक लड़की से मोहब्बत है, जैसे मैंने कई एक कोठरी वालों का हाल देखा था। इस नौजवान ने भी ये सब देखा था और उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो किसी ऐसी कोठरी में नहीं रहेगा जिसका मालिक रोज गाली गलौज करता हो, और वो उस कोठरी की छत के नीचे नहीं रहेगा जहाँ वो बीवी को बाहों में कसकर गीत गुनगुनाने लगे तो ऊपर की छत पर कोई जोर जोर से मसाला पीसने लगे, और वो अपनी बीवी को किसी ऐसी कोठरी में नहीं रखेगा जिसका पड़ोसी शराब पीकर आए और उसे बेशर्म आंखों से घूरता रहे, और वो तीसरी मंजिल पर नहीं रहेगा जहाँ पानी चढ़ाते हुए उसकी बीवी का हमल गिर जाए। इसलिए जब मैं इस नौजवान के सामने हुआ तो उसने मुझे पलकों पर उठा लिया और अपनी माँ को कहने लगा, बस अम्मा, अब हमारे दिन फिर जाएंगे। पिताजी ने हमारे लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा था, अब मैं वहाँ एक और छोटा सा घर बनाऊंगा। मेरा रोजगार तो लग ही जाएगा और 8,000 हम सरकार से ऋण लेंगे। अब तो हमारी अपनी सरकार है। मैंने ये सब सुना था और एक थके राही की तरह उस नौजवान के दिल की ठंडी छाया में बैठ गया। एक दिन इस नौजवान ने एक नक्शानवीस को बुलाया और अपने दिल में खिंची हुई मेरी सारी लकीरों को उसे समझा दिया और उसे कहा कि वो जल्दी से एक छोटे से घर का नक्शा बना लाए। एक अर्जी उसने सरकार को दे दी कि उससे मकान बनाने के लिए ऋण चाहिए, और दर्जनों अर्जियां उसने कई सरकारी दफ्तरों में दे दी कि उसे जल्दी से जल्दी रोजगार दिया जाए। मैंने पहली बार किसी पेंसिल का मुंह चूमा और पहली बार किसी कागज का आलिंगन किया। नक्शानवीस ने मुझे अत्यंत सुंदर नीले कागजों में लपेट लिया और मेरे मालिक को कहने लगा, 30 रुपया नक्शा बनवाई, 30 रुपए कमेटी वालों के और 30 रुपए नक्शा पास कराने के। मेरे मालिक ने नक्शे वाले को पैसे दे दिए, कमेटी वाले की फीस भर दी, पर उसने नक्शा पास कराने का कुछ न दिया और कहा, मैं एक स्वतंत्र देश का शरीफ नागरिक हूँ। अपने देश में घर बनाना मेरा अधिकार है और अगर मेरे घर का नक्शा कमेटी के नियमानुसार ठीक है तो ये अवश्य पास होना चाहिए। नक्शानवीस ने बहुत समझाया, पर मेरे मालिक के हठ को अपने सिद्धांतों का भान था। खैर, मैं एक फाइल में लगकर कमेटी के दफ्तर में दाखिल हो गया। कई महीने गुजर गए। कमेटी के दफ्तर में खड़े मेरी टांगे अकड़ गईं। एक दिन एक अफसर ने दूसरे अफसर के कान में कहा, इस फाइल को दबा रखो, जिसे नक्शा पास करवाना होगा अपनी मुट्ठी ढीली करेगा। और मुझे जीते जी ही एक टूटी हुई मेज की कब्र में दफना दिया गया। ज्यों ज्यों मेरा सांस घुटने लगा, मैं सोचने लगा, मुझे तो फावड़ों और बेलचों से खेलना था, सुर्ख ईंटें, सलेटी सीमेंट। और फिर मेरा कद और बुत बढ़ता जाता, मेरी रेखाएं उभरती जाती। मजदूर औरतों के लाल पीले दुपट्टे हवा में उड़ते, चांदी की चूड़ियां मेरे कानों में खनकती, कांच की चूड़ियां मेरे चारों ओर भावरे डालती और मजदूरों के शरीर में से मेहनत के पसीने की महक आती। और फिर मेरा मालिक अपनी प्रेमिका की कमर में हाथ लपेटकर मेरी ओर संकेत करता, हमारा घर मेरी जान, हमारा अपना घर। और फिर मेरा मालिक अपनी बूढ़ी माँ को अपने हाथ का सहारा देकर मेरी ओर लाता, अम्मा, तूने मुझे मुसीबतें झेल कर पाला था, देख देख मैंने तेरे लिए घर बना लिया है। और फिर मेरे मालिक की आंखों में एक नन्हा सा बालक खेलने लगता। पर मैं तो जीते जागते ही एक टूटी हुई मेज की कब्र में पड़ा हुआ था। और फिर एक दिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे मेरी कब्र को खोद रहा हो। मैंने कान लगाकर सुना। मैंने अपना सारा ध्यान एकाग्र किया। दिल में आशाएं बंधने लगी। पर हाय, ये तो चूहे थे जो मेरे पांवों को कुतर रहे थे, मेरी एड़ियों को कुतर रहे थे, मेरे घुटनों को कुतर रहे थे, मेरी आशाओं को कुतर रहे थे। और फिर कयामत का दिन आ गया। मैं और मेरे जैसे और कितने ही कब्रों से निकाले गए। कमेटी का एक अफसर इजराइल फरिश्ते की तरह हमारे सामने खड़ा हो गया और उसने अपने मुंशी को हुक्म दिया कि ये सब नक्शे इनके मालिकों को लौटा दो। ये नक्शे पास नहीं हो सकते क्योंकि इन्हें चूहे कुतर गए हैं। मैं रेंगते रेंगते अपने मालिक के पास पहुंच गया। नक्शानवीस ने मेरे मालिक से बड़े तजर्बेकार किसी गुरु गंभीर आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, चांदी के पहियों के बिना ये गाड़ी नहीं चल सकती। आप चाहे सिद्धांतों के कितने ही इंजन इसके आगे जोड़ दीजिए। मेरी मालिक की आंखें भर आईं और मैंने मन्नत से कहा, चलो
अगर मेरे भाग्य में इस धरती पर पैर रखना नहीं लिखा हुआ तो मुझे पहले की तरह अपने दिल में ही बिठा लो, अपने दिमाग में ही रख लो। अब तो मैं वहां भी नहीं रख सकता। मेरे मालिक ने एक लंबा सांस लिया और कहने लगा, क्योंकि वहां भी बहुत से चूहे पैदा हो गए हैं। तुम्हारा नीचे का धड़ पहले ही कुतरा जा चुका है, वहां ऊपर का धड़ भी कुतर जाएगा। तुम्हारे दिल और दिमाग में चूहे? हाँ मेरे दोस्त, जिस तरह ये कमेटी वाले ऐसे चूहे पालते हैं जो घरों के नक्शे कुतर जाते हैं, इसी तरह ये समाज वाले भी ऐसे चूहे पालते हैं जो सपनों के नक्शे कुतर जाते हैं। तुम्हारे ऋण की अर्जी का क्या बना? सरकार ने जांच पड़ताल की थी कि मेरे पास पहले से कोई मेरा अपना घर तो नहीं, मेरी माँ के पास कोई अपना घर तो नहीं, मेरे पिता के पास कोई अपना घर तो नहीं। हिंदू परिवार क्योंकि संयुक्त परिवार समझा जाता है, इसलिए मेरे किसी भाई बंधुओं के पास कोई अपना घर तो नहीं, और साथ ही मेरे दादों परदादों का कोई विरासत में मिला घर तो नहीं। और चाहे मैंने सरकार को विश्वास दिला दिया था कि जब से बंदर नस्ल में से इंसान पैदा हुआ है, मेरे वंश में कभी किसी के पास अपना घर नहीं था, फिर भी उन्होंने ना जाने मेरी अर्जी को किस तरह की अफीम खिला दी। वो किसी मेज के खाने में सो रही, और तुम्हारी रोजगार की अर्जी वो इस तरह बन गई है जैसे कोई कुंवारी लड़की वर ढूंढते ढूंढते ही बूढ़ी हो जाए। और तुम्हारी मोहब्बत की अर्जी? उस लड़की का बाप कहता है कि जिसके पास घर नहीं, रोजगार नहीं, उसे मोहब्बत करने का कोई अधिकार नहीं। और मेरे मालिक ने मुझे बड़ी इज्जत से एक घूरे पर रख दिया और स्वयं अपनी जमीन का दौरा करने के लिए चल पड़ा, जिसे बेचकर उसे चूल्हे में आग जलती रखने के लिए कुछ लकड़ियां खरीदनी थी। मैंने घबराकर अपने जाते हुए मालिक को आवाज दी। मेरे मालिक ने 1 मिनट ठिठक कर मेरी ओर देखा और उसने बड़ी शांति से उत्तर दिया, अगर तुम्हें अपनी इतनी ही चिंता थी तो तुम्हें किसी सेठ व्यापारी के मन में बसना था, फिर तो एक छोटा सा घर तो क्या महल बन जाता। तुम मुझे गलत समझ रहे हो मेरे मालिक, मैं तो सिर्फ उस आदमी के छोटे से घर का नक्शा हूँ जिसके 10 नाखून में कहते हैं बरकत होती है, मैंने कहा। और मेरा मालिक अपने 10 नाखूनों को बार बार देखता गली में से बाहर चला गया। आप सुन रहे थे अमृता प्रीतम की कहानी आत्मकथा, कहानी वाली सोनम की आवाज में। जल्द ही एक नई कहानी लेकर आएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे इंस्टाग्राम पे कहानी वाली सोनम और ट्विटर पे वीपेंट लाइव से फॉलो कीजिए। धन्यवाद।